हेलो बच्चों। आज हम सॉलिड स्टेट का सेकेंड लेक्चर में जो है टाइप ऑफ सॉलिड के बारे में जानेंगे कि हमारे पास सॉलिड कितने तरीके के होते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने हमारे पास पता है कि सॉलिड दो तरीके के होते हैं। एक हमारे पास होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा हमारे पास होता है अमोर्फस सॉलिड। ठीक, हमारे पास सॉलिड दो तरीके के होते हैं। एक हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, दूसरा हमारे पास अमोर्फस सॉलिड है। ठीक, अमोर्फस सॉलिड। अब याद रखिएगा, हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। ठीक, और हमारे पास क्या अमोर्फस सॉलिड को हम स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं और दूसरा हमारे पास सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। अब देखिए, हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या कैसे हमारे पास एटम का अरेंजमेंट होता है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये मेरे पास कोई सॉलिड है और इसमें जो ये एटम, ध्यान दीजिए, इसके अंदर ये जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है। तो अब देखिए, क्वेश्चन पहले पूछा गया है क्या कि इसके अंदर ये जो पार्टिकल है ना, यहाँ पे इसका मतलब सॉलिड होता है। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है, तो पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, पार्टिकल हमारे पास एटम हो सकता है, आयन हो सकता है या मॉलिक्यूल होगा। क्या एटम होगा, आयन होगा या मॉलिक्यूल होगा। लेकिन ये पार्टिकल हमारे पास याद रखिएगा, यहाँ पे जो हमारे पास अरेंजमेंट जो होगा वो इलेक्ट्रॉनों का नहीं होगा, लोन पेयर का नहीं होगा। ठीक, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा। तो हम कह रहे हैं कि सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज होते हैं, उस वाले में ये एटम, आयन या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर नहीं हो सकते हैं। ये हमारे पास क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, ये हमारे पास एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर में दिया हुआ है क्वेश्चन कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इनमें से कौन सा नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं होगा। ठीक, तो इस वाले में ध्यान दीजिए, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ तो यहाँ पे जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है ये बिल्कुल देखिए, बहुत, अगर हमारे पास इस वाले पैटर्न, इसका पैटर्न बिल्कुल सेम है। ठीक, और हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस तक ये हमारे पास इनका सीक्वेंस जो है अरेंज होने का वो बिल्कुल सेम है। इसीलिए हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है या हमारे पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में चले जाओ तो देखिए इनका सीक्वेंस बिल्कुल हमारे पास सेम आ रहा है। तो इसीलिए हमारे पास क्या, देखिए इनका अरेंजमेंट कैसा बेटा, रेगुलर है और ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर का है। ठीक, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस तक गए और उसमें पैटर्न बिल्कुल हमारे पास एग्जैक्ट सेम मिल रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक, तो इसका मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारे पास अरेंजमेंट कैसा होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर और रेगुलर। इस वाले में ध्यान दीजिए, इस वाले में देखिए यहाँ पे तो ये वाला तो पैटर्न देखिए है, ये फॉलो हुआ थोड़ा सा है, ये रेगुलर है, ये रेगुलर हो। लेकिन इस वाले में देखिए कुछ पता नहीं एटम कहाँ कहाँ कैसे अरेंज है, कोई हमारे पास क्लियर। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या हो, रैंडमली हो जाए या हमारे पास इररेगुलर मैनर, इसका कोई हमारे पास मैनर नहीं है, जहां मन करे वहां अरेंज हो जाए, तो ऐसे अगर सॉलिड को हम बोलेंगे क्या, अमोर्फस सॉलिड या हमारे पास स्यूडो सॉलिड। तो इसका मतलब अरेंजमेंट अगर कैसा है, ठीक, ऐसा इररेगुलर है, या हम कहें कहीं कहीं पे देखिए यहाँ पे ये अरेंजमेंट देखिए कभी कहीं पे फॉलो हो रहा है, ये देखिए ये यहाँ पे फॉलो हुआ और यहाँ पे थोड़ा फॉलो हुआ है देखिए, और बाकी हमारे पास नहीं फॉलो हो रहा। तो हम कहते हैं क्या, इस वाले में कि जो अरेंजमेंट है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर का है। तो कुछ हमारे पास फॉलो हो रहा है, यहाँ पे फॉलो, लेकिन बाकी जगह पे नहीं फॉलो हो रहा। तो इसका मतलब जो हमारे पास अमोर्फस सॉलिड में जो अरेंजमेंट होता है एटम का या पार्टिकल्स का, वो कैसा है बेटा, इररेगुलर है, या हम इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर का है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर का। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि क्या हमसे अगर क्वेश्चन और बन सकता है कि स्यूडो सॉलिड में या हमारे पास अमोर्फस सॉलिड में सिर्फ क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है अरेंजमेंट। इस वाले में दोनों होता है। ध्यान दीजिए, लॉन्ग रेंज तो है, अगर तुम इसको ध्यान से, इसको हमारे पास दो एटम को ले लो तो शॉर्ट, इसको ऐसे देखिए, ये अगर इतना ले ले तो हम कहेंगे शॉर्ट है, और पूरा ले ले तो लॉन्ग है। तो हम कहेंगे इसमें दोनों अरेंजमेंट होते हैं। कैसे बेटा, इस वाले में ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी होता है और शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर क्रिस्टलाइन है तो दोनों है, इस वाले में हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ध्यान दीजिए, अगर ये हमारे पास जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है इसमें अमोर्फस सॉलिड में, देखिए यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ पे अच्छा अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा सा रेगुलर अरेंजमेंट है ना। इस रेगुलर, इस थोड़े हमारे पास जो अरेंजमेंट है थोड़ा सा, ठीक, अच्छा अरेंजमेंट है, इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइट। क्रिस्टलाइट, ध्यान दीजिएगा, क्या अमोर्फस सॉलिड में जहां पे थोड़ा बहुत अरेंजमेंट अच्छा होता है, उसी अरेंजमेंट को हम लोग बोल लेते हैं क्रिस्टलाइट बोल लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमें एक आइडिया आ गया कि इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। मतलब ये इरेगुलर अरेंजमेंट है और ये रेगुलर अरेंजमेंट है। ठीक, अब देखिए इसका अरेंजमेंट हमारे पास क्या, रेगुलर होने की वजह से इसका शेप हमारे पास फिक्स हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है। मतलब हमारे पास ये शेप इसका कैसा है, फिक्स्ड है बेटा। ठीक, और इस वाले में इरेगुलर अरेंजमेंट है तो हम बोल देते हैं कि इनका शेप कैसा, फिक्स नहीं होता है।
ठीक, हल्का सा टेम्परेचर हीट और कर दोगे तो इनका शेप कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इनका मतलब शेप इसमें फिक्स नहीं होता है। जैसे एग्जांपल अगर देखें, जैसे इस वाले में एग्जांपल के फॉर्म में अगर देखा जाए तो जैसे हमारे पास वुड आती है, लकड़ी हो गई, जितनी प्लास्टिक होती है वो हो गई, ठीक, मोस्टली, और हमारे पास क्या हो गया, ग्लास हो गया। याद रखिए जैसे वुड है, वुड का कोई शेप कहां होता ना, वो हमारे पास जहां मन करे उस तरीके से शेप हो जाता, तो हम कह सकते हैं इनका कोई शेप फिक्स नहीं होता है। ठीक, तो अगला पॉइंट देखिए, अगला हमारे पास क्या था, ये देखिए, ये हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं, एनआइसोट्रोपिक। एनआइसोट्रोपिक का मतलब बेटा क्या है कि देखो, मान लो हमारे पास क्या, हम इस क्रिस्टल के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन करना चाह रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, हमारे पास कंडक्टिविटी हो गई ना, थर्मल कंडक्टिविटी हो गई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे थर्मल कंडक्टिविटी डिटरमाइन करना चाह रहे हैं। किसके अंदर, बोलिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। तो मैं जब इस वाले पॉइंट में इस डायरेक्शन में गया तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कुछ कैलकुलेट की, यहाँ पे कुछ कैलकुलेट की, और यहाँ पे कुछ कैलकुलेट की। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर तुमने तीनों जगह अलग अलग लिया, मान लो ए पॉइंट पे लिया, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे, तो अगर तुमने यहाँ पे इस डायरेक्शन में गया तो ए पॉइंट पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक किया, बी पॉइंट पे चेक किया, और इधर आया सी पॉइंट, तो इसका मतलब तीनों डायरेक्शन में गए, ए बी सी पॉइंट पे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक किया, तो वहां पे ये देखा कि हमारे पास ए पॉइंट पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और आ रहा है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है। मतलब क्या है, अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास क्या डिफरेंट आती है। ठीक, तो इसी को बोलते हैं हमारे पास क्या, एनआइसोट्रोपिक। तो हम कहते हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो कैसे सॉलिड होते हैं, कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, एनआइसोट्रोपिक। एनआइसोट्रोपिक का मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पे फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाए तो ऐसे सॉलिड को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्या, एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। और ये हमारे पास जो फिनोमेना होगा इसको बोलेंगे एनआइसोट्रोपी। तो डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पे, ठीक, डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पे फिजिकल प्रॉपर्टी अगर डिफरेंट मिल जाए तो इसी को बोलते हैं एनआइसोट्रोपिक। अब देखिए, अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जाता है, कहता है कि एनआइसोट्रोपिक मतलब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो क्यों करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब मैं यहां पे देखूं, जब मैंने इस वाले पॉइंट पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक किया, इस वाले पे, तो ध्यान दो इसके चारों, तो इस वाले पॉइंट के चारों तरफ का जो मेरे पास इन्वायरमेंट है या अरेंजमेंट ऑफ आइटम है ये अलग है इससे। ध्यान दो, मैं इस वाले पे देखा गया तो इसमें देखो ये मेरे पास इसके चारों का एनवायरनमेंट तो यही तो हो गया इस वाले पॉइंट पे। देखिए बी पॉइंट है, इसके चारों तरफ का हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे देखिए अरेंजमेंट, और इस वाले पॉइंट के देखिए इसके चारों तरफ का अरेंजमेंट तो देखो यहाँ पे 2 ही आइटम, यहाँ कितने हैं, 4 आइटम। तो मैं कहूंगा क्या कि अगर मैं डिफरेंट डायरेक्शन में जाता हूं तो मुझे क्या है, डिफरेंट, अगर इस वाले पॉइंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पे एटम का या पार्टिकल का अरेंजमेंट डिफरेंट मिलता है। इसके चारों तरफ अरेंजमेंट अलग है, इसके चारों तरफ अलग है, तो मैं कहूंगा इसीलिए क्या, जब उसके चारों तरफ का अरेंजमेंट अलग है तो इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग आएगी। ठीक, तो इसका मतलब क्या, एनआइसोट्रोपिक वो इसलिए होता है कि डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पे क्या हमारे पास इन डिफरेंट डायरेक्शन में ठीक क्या मिलता है हमारे पास, बोलो, डिफरेंट अरेंजमेंट बोलता है। डिफरेंट, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पूछा गया, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स फाउंड, ठीक, फाउंड, याद रखिएगा। मतलब क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एनाइसोट्रोपी क्यों शो होती है, मतलब हमारे पास एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी को क्यों शो करता है, तो हमारे पास आंसर यही होगा, डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पे हमें क्या, एटम या पार्टिकल का अरेंजमेंट डिफरेंट मिलता है। देखिए डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल फाउंड, ठीक, कहां पे, इसके अंदर। चलो, तो इसका मतलब हमें पता चला डिफरेंट डायरेक्शन में जाने से अगर फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो वो कैसा है बेटा, एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इस वाले में आ जाइए, इस वाले की अगर हम बात करें इसमें तो ध्यान दीजिए, इसमें हम क्या, इधर मान लीजिए गए, इधर गए, इस साइड आए, तो हम ये मान लेते हैं कि इसमें इधर इस साइड डायरेक्शन में आए और इधर डायरेक्शन में आए तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम अप्रोक्स क्या 19-20 होती है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ 10 आया है तो यहाँ क्या पता हमारे पास 10.2 आए या हमारे पास 9.8 आए। मतलब इधर इस डायरेक्शन में जाओ या इस डायरेक्शन में जाओ तो फिजिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम आती है। ठीक, तो इसीलिए हम कहते हैं क्या, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में जाने से फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास सेम आए तो इसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक है वो, और इस प्रॉपर्टी को आइसोट्रोपी कहते हैं। ठीक,
हमारे पास क्या आइसोट्रोपी कहते हैं। ध्यान दीजिए, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में मूव किया और मेरे पास फिजिकल प्रॉपर्टी अगर सेम आए तो मैं कहूंगा कि मेरा जो सॉलिड है वो कैसा है बेटा, आइसोट्रोपिक। तो डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पे अगर फिजिकल प्रॉपर्टी अगर सेम है तो आइसो का मतलब सेम ही होता है बेटा, आइसो का मतलब सेम। ठीक, तो इसका मतलब क्या, सेम डायरेक्शन में क्या, डिफरेंट डायरेक्शन में जाने से अगर फिजिकल प्रॉपर्टी सेम मिलती है तो उसको आइसोट्रोपी कहते हैं। ठीक, अब चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं आगे। देखिए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं बेटा कि इस वाले में फोर्थ पॉइंट देखिएगा बेटा, फोर्थ पॉइंट देखिएगा हमारे पास। देखिए मेल्टिंग पॉइंट की बात करी जाए तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है। याद रखिएगा शार्प मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं कि मान लो हमारे पास आयरन है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट मान लो 120 डिग्री है मान लेते हैं, ठीक, सेंटीग्रेड। तो इस वाले में याद रखिएगा आयरन को जब हमारे पास हीट करते जाएंगे और वो 120 पे जाके मेल्ट कर जाए, मतलब क्या, कोई सब्सटेंस अगर उसी फिक्स टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाए तो हम लोग कहते हैं ये मेल्टिंग पॉइंट बेटा कैसा है, इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास क्या है, एक फिक्स टेम्परेचर में मेल्ट हो जाते हैं, इसीलिए कहते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प है। अब लेकिन जैसे हमारे पास कोई प्लास्टिक है तो याद रखिएगा प्लास्टिक अगर हमारे पास क्या, जब वहां पे मेल्टिंग पॉइंट दिया जाएगा तो वहां पे याद रखिएगा वो फिक्स नहीं, को रेंज देगा। जैसे इसमें कहेगा 120 से लेके हमारे पास क्या 130 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब क्या है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कोई सब्सटेंस क्या करे 120 डिग्री सेंटीग्रेड से वो मेल्ट होना स्टार्ट हो और 130 तक मेल्ट हो। मतलब स्टार्टिंग कहां से हो जाता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड से और होता कहां तक 130 तक। तो हम कहते हैं ऐसा कोई सब्सटेंस जो एक रेंज में मेल्ट हो, एक फिक्स टेम्परेचर में मेल्ट ना हो, एक रेंज में मेल्ट हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, शार्प नहीं है। तो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट में अगर मेल्ट कर जाए तो हम कहेंगे शार्प है, अगर वो हमारे पास फिक्स टेम्परेचर मेल्ट ना करे तो हम कहते हैं वो कैसा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है। ठीक, तो अगले पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कहा गया है कि अगर हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटो, अगर हम इसको क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड को ऐसे काटते हैं तो इसकी जो हमारे पास काटने के बाद जो सरफेस आएगी ना ये बिल्कुल स्मूथ आएगी, बिल्कुल क्लीन आएगी, बिल्कुल चिकनी आएगी इस तरीके से। तो हम कहेंगे क्या, जब हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटा जाता है तो उसकी सरफेस कैसी आती है, बिल्कुल स्मूथ आती है, और या बिल्कुल हमारे पास कैसी आती है, बिल्कुल क्लीन आती है। ठीक, अब इस वाले में देखो अगर हमारे पास कोई प्लास्टिक और है, अगर इसको काटो प्लास्टिक और को तो याद रखिएगा अगर प्लास्टिक को तुम काटोगे तो इसकी जो सरफेस आएगी वो रफ आएगी, इररेगुलर ऐसे आएगी, मतलब इसकी हमारे पास जो सरफेस हो कटने के बाद वो स्मूथ नहीं होगी। तो जो हमारे पास अमोर्फस सॉलिड होते हैं जैसे रबड़ और को काटोगे तो याद रखिएगा इसकी जो सरफेस होती है वो हमारे पास कटने के बाद स्मूथ नहीं आती, वो कैसी आती, रफ होगी या इररेगुलर होगी, इस तरीके से हमारे पास इजेज होंगे उसके ऊपर। ठीक, अगले पॉइंट बढ़ते हैं। अब हमें पहले से पता है क्या कि ये क्या करेगा, अगर हम इसको क्या करें, इसको मेल्ट करवाएं तो याद रखिएगा ये एक फिक्स टेम्परेचर में मेल्ट होगा ये, तो इसके अंदर जो हीट लगेगी मेल्ट करने में उसी को बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि वो हमारे पास हीट जो क्या करे, मेल्ट कराने में लग रही है, मतलब क्या जब हम इसको मेल्ट करवा रहे हैं तो जो हीट इन्वॉल्व होती है, मतलब जितनी हीट हमारे पास को मेल्ट करवाने में लगती है उसी को बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। तो हमें पता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मेल्ट हो जाएगा तो इसमें एनर्जी जो होगी वो फिक्स्ड होगी, मतलब इसको जब हम क्या करेंगे लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी हीट ऑफ फ्यूजन, इसका मतलब जब लिक्विड हमारे पास क्या जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो जो एनर्जी लगेगी उसको बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। और ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो कर रहा है तो हम कहेंगे इसमें एनर्जी एक फिक्स्ड होगी, हमें पता है, जैसे मान लो हमें 200 हमारे पास किलो जूल हमारे पास लगी। ठीक, इस वाले में ध्यान दीजिए हमें ये पता है कि ये हमारे पास फिक्स टेम्परेचर में मेल्ट नहीं हो रहा है तो इसमें जो एनर्जी होगी वो 19-20 होगी, कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास ज्यादा या कम लग सकती है, मतलब फिक्स नहीं है इसमें, क्योंकि वो हमारे पास देखो कभी 120 पे, कभी 127 पे, कभी 100 इस तरीके से मेल हो रहा होगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो हीट इन्वॉल्व होगी ना वो फिक्स नहीं है, तो इसीलिए लिखा गया है कि इसकी जो हीट ऑफ हमारे पास फ्यूजन है वो डेफिनेट नहीं है, डेफिनेट नहीं है। ठीक, डेफिनेट नहीं। अगला देखो, अगला 7th हमारे पास क्वेश्चन, आपको ध्यान दीजिएगा, जो इस वाले में मैंने एग्जांपल बताया, जैसे क्या होगा, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो प्लास्टिक को हल्का सा हीट करो, लिक्विड में कन्वर्ट करो, आसानी से दूसरे शेप में ये क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है जो अमोर्फस सॉलिड है वो इजीली हमारे पास मोल्टेड हो जाएंगे। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया, ये आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम्पल में, क्या जो हमारे पास अमोर्फस सॉलिड होते हैं वो आसानी से दूसरे शेप में कन्वर्ट कर जाएंगे, इसके लिए बोला गया है इजीली मोल्टेड। ठीक, ये हमारे पास आसानी से दूसरे शेप में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। फिर इस वाले में देखिए, अगर हमने क्या किया, देखिए लास्ट पॉइंट,
इसको अगर मैं हीट करूं, हीट करने के बाद मैं मेल्ट करवा लूंगा इसे, मैंने इसको मेल्ट करवा लिया, इसका मैंने लिक्विड बना लिया, लिक्विड ये मेरे पास लिक्विड बन गया, ठीक, मेल्ट करवाया। और मेल्ट करवाने के बाद मैं इसको कूल करूं, ध्यान दीजिए मैंने इसको कूल करूं, ठीक, तो कूल करने के बाद मैं ये फिर बनाना चाहता हूं ऐसे, ठीक, तो मैं कहूंगा जब इसको मेल्ट किया, मेल्ट के बाद मैं इसको कूलिंग कर रहा हूं अगर, तो कूलिंग करने पे मुझे ये सॉलिड मिलेगा, तो याद रखिए इसका जो कर्व अगर मैं देखूं, यहां पे इधर मैं एनर्जी ले लूं और इधर मैं टाइम ले लूं, एनर्जी टाइम, तो इसका जो कर्व आएगा बेटा वो ऐसे आता है, ये ऐसे आएगा। ये लिक्विड था मेरे पास, ठीक, ये मेरे पास लिक्विड था, ये सॉलिड हुआ है, ठीक, यहां से यहां तक लिक्विड था, ये यहां से यहां तक मेरे पास क्या सॉलिड बनना स्टार्ट हो गया, सॉलिडिफिकेशन। तो मैं ये कहता हूं क्या, देखो ये लिक्विड था, ये सॉलिडिफिकेशन, ये सॉलिड बन गया, मतलब ये लिक्विड लाइन दिखा रही है, ये सॉलिड को, ये मेरे पास लाइन दिखा रही है कि इस वाली यहां से यहां तक क्या होगा, ये सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो सॉलिडिफिकेशन। मतलब इसका जो हमारे पास देखो, अगर हमारे पास कर्व देखें तो ये स्मूथ नहीं है, तो कहा जाता है क्या, अगर इसको मेल्ट करवाएं, मेल्ट करवाने के बाद हमारे पास जो मेल्ट मिला है, ठीक, उसको हम फिर से क्या करें, कूल करें, कूल करने के बाद जो सॉलिडिफिकेशन करेंगे तो इसका जो कूलिंग कर्व होगा वो स्मूथ नहीं होगा। इस वाले में ध्यान दीजिएगा, इसका जब कूलिंग कर्व हम ऐसे लाएंगे, यहां पे मैं ऊपर एनर्जी ले लूं, इधर मैं टाइम ले लूं ऐसे, तो कूलिंग कर्व स्मूथ आएगा ऐसे कुछ ना, कूलिंग कर्व कैसा आएगा, स्मूथ आएगा, इस तरीके से आएगा। तो इसमें हमारे पास कूलिंग कर्व हमारे पास स्मूथ आता है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, इसके सारे पॉइंट खत्म हुए। अब हम ये जानेंगे एग्जाम्पल इसके, ठीक, एग्जाम्पल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा, फिर अगले पॉइंट पे हम आगे बढ़ेंगे। तो हम इसको मिटा देते हैं, फिर आगे पॉइंट डिस्कस करते हैं। चलिए अच्छा इनके एग्जांपल देख लेते हैं, हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए इसमें हमने बताया था इनके एग्जांपल जो एमोर्फस सॉलिड के हैं, एग्जांपल हमने बताया क्या क्या इसमें हमारे पास, जैसे वुड हो गया, लकड़ी बताए थे, ठीक, दूसरा हमने बताया था प्लास्टिक, ठीक, प्लास्टिक। अब प्लास्टिक में जैसे तुमको वहां पे क्या दे देगा, जैसे तुमको दे देगा वहां पे पॉलीयूरिथेन, ये भी प्लास्टिक होती है बेटा, पॉलीयूरिथेन। तुमको सेलोफेन दे देगा, ठीक, पीवीसी पाइप दे देगा, पीवीसी का मतलब है पॉलीविनाइल क्लोराइड दे देगा, ठीक, क्लोराइड दे देगा, ठीक, और भी हमारे पास इसी तरीके से और भी कोई प्लास्टिक दे सकता है हमारे पास, ठीक, सेलोफेन हो गया, सेलो टेप हो गया, ठीक, पीवीसी, टेफ्लॉन दे सकता है बेटा, टेफ्लॉन, ठीक, ये सारी प्लास्टिक हैं। और हमें पता तीसरा हमने बताया है क्या, ग्लास, ठीक, ग्लास। तो याद रखिए यहां से क्वेश्चन ये सारे पूछे गए हैं, ये प्लास्टिक याद रखिएगा, ये सारी प्लास्टिक में आता है, ये अमोर्फस सॉलिड है, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा गया है हमारे पास। देखिए इसमें है क्या, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई ग्लास है, अगर इसी ग्लास को मैं क्या करूं, यहाँ पे मेल्ट करवा दूं, ग्लास को अगर मैं मेल्ट करवा दूं यहाँ पे, तो हमें पता है ग्लास हमारे पास अमोर्फस सॉलिड होता है, ग्लास हमारे पास अमोर्फस सॉलिड होता है। अगर हम इसको मेल्ट करवा दें तो मेल्ट करवाने के बाद ये हमारे पास जो मेल्टेड हमारे पास क्या है, ग्लास है। अगर हम इसकी कूलिंग करें, अगर हमारे पास कूलिंग दो तरीके के कर सकते हैं, कि एक हमारे पास स्लोली कूलिंग करें, ठीक, स्लोली अगर कूलिंग को हम लोग धीमे धीमे बहुत, तो स्लोली कूलिंग को हम लोग कभी भी इसको बोलते हैं एनीलिंग भी बोलते हैं, एनीलिंग, एनीलिंग भी कहते हैं ऐसे, ठीक, मतलब क्या है, अगर हमने अमोर्फस सॉलिड था, इसको हमने क्या किया, मेल्ट करवाया, मेल्ट करवाने के बाद इसको हम कूल कर रहे हैं और धीमे धीमे कूल करेंगे। जब हम इसको धीमे धीमे कूल करेंगे तो इनके जो पार्टिकल्स होंगे हमारे पास क्या से लिखा वाले, SiO4 के पार्टिकल जो होंगे, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका, इसे लिखा है SiO4 के, जो ग्लास में पार्टिकल होते हैं वो SiO4 के होते हैं, वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होते हैं, वही सारे के सारे अरेंज होते हैं। तो मैं कह रहा हूं जब हम इसको क्या है, मेल्ट करवाने के बाद इसको धीमे धीमे कूल करेंगे तो इनके पार्टिकल को बहुत ज्यादा टाइम, अच्छा टाइम मिल जाएगा और अच्छे से अरेंज हो जाएंगे। और अच्छे से अगर अरेंज हो गए तो ये कैसा हो गया, रेगुलर अरेंजमेंट हो जाएगा। और अगर रेगुलर अरेंजमेंट हो गया तो हम कहेंगे हमारे पास सॉलिड कैसा बन जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड बन गया, ठीक। और इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम क्वार्ट्ज कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास ग्लास है तो इसका मतलब ग्लास कैसा था, अमोर्फस। तो अमोर्फस को हमने हीट किया, हीट करने के बाद मेल्ट करवाया, मेल्ट करने के बाद हमने धीमे धीमे कूल किया, क्रिस्टलाइन सॉलिड मिल गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड हमें मिल गया। अब वही सेम टू सेम इसी को मेल्ट जो दिया हुआ है, अगर तुम इसको क्या करो, रैपिडली कूलिंग करो, तो जो इसके अंदर हमारे पास पार्टिकल होंगे उनको हमारे पास अच्छे से अरेंज होने का टाइम ही नहीं मिल पाएगा, तो इनका अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, इर्रेगुलर हो जाएगा। और अगर इर्रेगुलर हो गया तो हमारे पास अमोर्फस सॉलिड बनेगा, और अमोर्फस सॉलिड हमारे पास इसको बोलते हैं क्वार्ट्ज ग्लास या ग्लास फाइबर। तो याद रखिएगा हमसे अगर क्वार्ट्ज दे वो, तो क्वार्ट्ज हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, या हमें क्वार्ट्ज ग्लास या हमारे पास ग्लास या ग्लास फाइबर दे दे तो वो हमारे पास कैसा है बेटा, वो हमारे पास अमोर्फस सॉलिड है, ठीक। तो यहां से मैं कंसेप्ट निकालूंगा क्या, देखिए इस वाले में कंसेप्ट ये है क्या, अगर
मुझे एमोर्फस सॉलिड है दिया हुआ, ठीक, एमोर्फस सॉलिड है मेरे पास, कैसा एमोर्फस सॉलिड है, ये एमोर्फस सॉलिड है। तो अगर मैं क्या करूं, इसको हीट करूं, टेम्परेचर बढ़ाऊं, ठीक, इसको मैंने हीट किया, मेल्ट करवाया, और उसके बाद मैंने क्या किया, हमारे पास धीमे धीमे कूल किया। मैंने क्या किया, यहाँ पे स्लोली कूलिंग करी, स्लोली कूलिंग किया। पहले मैंने हीट किया, हीट करवाने के बाद स्लोली कूलिंग करी, तो ये जो हमारे पास सॉलिड होगा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या, एमोर्फस सॉलिड को हम क्रिस्टलाइन में चेंज कर सकते हैं। कैसे, अगर हमारे पास एमोर्फस सॉलिड है तो उसको हीट करो, हीट करने के बाद उसको स्लोली कूल करो तो वो क्रिस्टलाइन में चेंज हो जाएगा। देखिए पहले एमोर्फस था, हमने क्या किया, इसको मेल्ट करवाया, हीट किया, फिर धीमे धीमे कूल किया, तो हमारे पास अरेंजमेंट अच्छा मिल गया। अब सेम टू सेम अगर हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड से आप क्या करना चाहते हो, एमोर्फस बनाना चाहते हो, तो बड़ा आसान है क्या, कि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करें और बाद में तेजी से क्या कर दें, उसको क्या करते हैं, कूल कर दें। ध्यान दीजिए, अगर किसी को क्या धीमे धीमे कूल करोगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा, और अगर तुम्हारे पास रैपिडली कूलिंग करी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास कैसा एमोर्फस सॉलिड बनेगा। ठीक, जैसे हमारे पास क्वार्ट्ज हो गया, क्वार्ट्ज ग्लास हो गया। ठीक, तो याद रखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको हीट करो, हीट करने के बाद अगर तुम्हें क्या हो जाए, हीट करने के बाद अगर तुम यहाँ पे तेजी से कूल कर दोगे तो हमें क्या हो जाएगा, एमोर्फस सॉलिड मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे पहले हीट करेंगे एंड हमारे पास क्या हो गया, रैपिडली कूलिंग करेंगे, रैपिडली कूलिंग। तो याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन खूब पूछा गया, इसके कम से कम 2 या 3 एग्जाम्पल में क्वेश्चन मिलेंगे, और हमारे पास क्या है, एनसीईआरटी में मिलेंगे। और ये वाला हमारे पास पूछा गया है, क्या आप, ये इंटर कन्वर्जन है, किसका, इंटर कन्वर्जन ऑफ क्या, किसमें, हमारे पास एमोर्फस सॉलिड टू हमारे पास क्रिस्टलाइन, क्या हमारे पास दोनों को आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, हम ये कर सकते हैं क्या, हमारे पास अगर एमोर्फस है तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ये है तो हमारे पास ये। तो हमें आसानी से पता चल गया कि अगर हमारे पास क्या है, कभी भी हमें क्रिस्टलाइन बनाना है तो उसको क्या करो, हीट करो, हीट करके मेल्ट करो, उसके बाद धीमे धीमे कूल कर दो तो क्रिस्टलाइन मिल जाएगा। और कोई सब्सटेंस है उसको मेल्ट करो, मेल्ट करने के बाद तेजी से कूल कर दो, तो तेजी से कूल करोगे तो इन हमारे पास एटम को अच्छे से अरेंज होने का टाइम नहीं मिलेगा, तो इरेगुलर अरेंजमेंट हो जाएगा, तो एमोर्फस सॉलिड बन जाएगा। ठीक, सारे पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गए कि हम आपस में इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक, दूसरा हमारे पास ग्लास के बारे में हम जान गए कि हमारे पास अगर क्वार्ट्ज है तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, या क्वार्ट्ज ग्लास है, या ग्लास फाइबर है, तो वो हमारे पास एमोर्फस सॉलिड होंगे। चलिए ठीक, अगले पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब अगला हमारे पास क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हमारे पास देखिए यहां लिखा है, वाई हमारे पास क्या, जो ओल्ड विंडो होती है, मतलब बहुत सारी हमारे पास क्या है कि बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग होती हैं, पुरानी बिल्डिंग में जो हमारे पास खिड़की दरवाजे लगे होते हैं, ठीक, वो कहते हैं कि बॉटम पे थोड़े हमारे पास क्या, थोड़े मोटे हो जाते हैं। देखो हमारे पास थिकर एट बॉटम, थिकर एट बॉटम, मतलब ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए खिड़की है। ठीक, तो अगर तुम ध्यान देना, जो तुम नहीं लाओगे तो यहां वाली थिकनेस और यहां वाली, ऊपर वाली थिकनेस और ऊपर यहां की थिकनेस क्या होगी, दोनों सेम होंगी। लेकिन क्या है, 10 या 20 या 30 साल के बाद नीचे वाला पोर्शन मोटा हो जाता है। ठीक, ये वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन थिक हो जाता है। ठीक, थिक हो जाता है, ऊपर वाला थिन हो जाता है। ऐसा क्यों पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास ये ग्लास विंडो है, ग्लास में हमारे पास क्या इसी तरीके SiO4 के इस तरीके से पार्टिकल होंगे, तो हमें पता है क्या, जो ग्लास होता है इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं, और ये भी पता है कि इनके बीच में फोर्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है एमोर्फस में, एमोर्फस ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, तो इसके पार्टिकल क्या होते हैं, लिक्विड की तरह फ्लो होते 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 नीचे पहुंच जाते हैं। जैसे हमारे पास लिक्विड फ्लो करता था, हमारे पास हमने बताया था लिक्विड और गैस फ्लो करते हैं, एक जगह से दूसरा जगह मूव करते हैं, तो सेम टू सेम हमारे पास जो ग्लास के पार्टिकल होते हैं, इनकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, हाई विस्कस होते हैं। ये हाई विस्कोसिटी होती है और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होता। ये कैसी होती है, इनके पार्टिकल जो है हाई विस्कोसिटी होती है, इसीलिए क्या होते हैं, ये यहां से यहां क्या नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ यहां मूव हो जाते हैं, और यहां पे जब नीचे मूव करते इस तरीके से आएंगे तो यहां पे पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे, और ज्यादा हो जाएंगे तो ये वाला पोर्शन कैसा हो जाएगा, थिक आ जाएगा, और ऊपर आगे बचेंगे नहीं तो ये ऊपर वाला पार्टिकल कैसा हो जाएगा, हमारे पास पोर्शन थिन हो जाएगा। तो हम कहेंगे क्या कि जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं उसके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी होती है लाइक लिक्विड। ठीक, लाइक, इसीलिए कहा जाता है जो एमोर्फस, इसका मतलब है तो ये ग्लास, और ग्लास के अंदर ये फ्लो करने की टेंडेंसी आ गई, तो हम कहेंगे तो हमारे पास क्या ग्लास था, इसके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी, और फ्लो करने की टेंडेंसी थी किसकी, लिक्विड की थी और गैस की थी, तो हम कहेंगे ये सॉलिड झूठा सॉलिड है, ये तो प्रॉपर्टी किसकी शो कर रहा है, लिक्विड या गैस की, लेकिन हम इसको सॉलिड कह रहे हैं।
फिर से बता रहे हैं क्या, इसके अंदर हमारे पास किसकी प्रॉपर्टी, सॉलिड हमने पढ़ा था, सॉलिड के अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं होती, लेकिन एमोर्फस में क्या है, इसके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी आ गई। तो हम कहेंगे अगर फ्लो करने की अगर टेंडेंसी आ गया तो ये सही सॉलिड नहीं है, अच्छा सॉलिड नहीं है, ये झूठा सॉलिड है, इसीलिए इसको स्यूडो सॉलिड कहते हैं। स्यूडो का मतलब झूठा सॉलिड, मतलब ठीक फाल्स सॉलिड कहते हैं। मतलब क्यों क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास एमोर्फस सॉलिड के अंदर क्या होती है, जो पार्टिकल होते हैं उनके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। तो हमसे पूछा जाए बताओ स्यूडो सॉलिड क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के पास क्या है, टेंडेंसी टू फ्लो होती है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, जो पार्टिकल्स होते हैं इनके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, हमारे पास टेंडेंसी ठीक टू फ्लो। और टेंडेंसी टू फ्लो की प्रॉपर्टी क्या है, ड्यू टू हमारे पास क्या, हाई विस्कोसिटी की वजह से, विस्कोसिटी की वजह से इनके पास है, इसीलिए इनको स्यूडो सॉलिड कहते हैं। तो इसका मतलब ये पता चल गया। ठीक, अब देखो बेटा, अगर हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या है, ये फ्लो कर रहे हैं, तो अगर हम क्या कर दे, इसको लो टेम्परेचर पे कहीं रख दे जाके, तो ये अच्छे सॉलिड बन जाएंगे। ठीक, इसीलिए इनको कहा जाता है सुपर कोल्ड लिक्विड। मतलब ये नॉर्मली क्या था, हमारे पास इसको हम लिक्विड ही माने क्योंकि ये फ्लो करने की टेंडेंसी आ गई, लेकिन इसको जब लो टेम्परेचर पे हम कर देंगे तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, लो टेम्परेचर पे ये क्या हो जाते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए बोला जाता है सुपर कोल्ड लिक्विड। चलिए ये हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, देखिए बेटा, कहा जा रहा है कि ओल्ड बिल्डिंग में, देखो ओल्ड बिल्डिंग के जो खिड़की दरवाजे होते हैं, जिसका आंसर पता चला कि हमारे पास ये वाला पोर्शन मोटा हो जाता है, बॉटम ये थिन हो जाता है। क्यों, क्योंकि ऊपर वाले पार्टिकल क्या हमसे कहेगा, क्यों, क्योंकि फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, तो ये वाले पार्टिकल ऊपर से नीचे मूव कराते हैं, इसीलिए हमारे पास नीचे वो मोटे हो जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हमारे पास जो ग्लास पैन होते हैं वो मिल्की क्यों हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, मिल्की क्यों हो जाते हैं, जब तुम शुरू में लेके आओगे, ठीक, तो ये मेरे पास पार्टिकल जो ग्लास तो है शुरू में लेके आए ऐसे, ठीक, ये पार्टिकल हमारे पास लेके आए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, वहां पे हमारे पास जब लेके आए तो कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमने देखा, ठीक, कि जब हमारे पास थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, यही वाला जो ग्लास है वो थोड़ा धुंधला, पहले लाए तो बिल्कुल चमक रहा था, बाद में हमने जो थोड़ी देर मतलब हमने 10 साल 20 साल के बाद देखा तो ये ग्लास हमारे पास थोड़ा धुंधला हो गया, ऐसे थोड़ा धुंधला, कहीं कहीं पे ऐसे धुंधला हो गया ऐसे, ठीक, वो सही से क्लियर से नहीं दिख रहा था, जबकि नया वाला बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था। अब ये कैसा होगा, थोड़ा धुंधला हो गया, मतलब मिल्की हो गया। ऐसा क्यों, वो कहता है कि शुरू में चमकदार होता है, बाद में हमारे पास थोड़ा धुंधला हो जाता है, वो क्यों हो जाता है। तो देखिए होता क्या है, ये पैन है हमारे पास, ठीक, ये हमारे पास ग्लास, हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई ग्लास विंडो है कोई, ठीक, विंडो। अब क्या होता है, मान लो जो खिड़की दरवाजे हैं, तो मॉर्निंग जैसे होती सूरज निकलता है तो ये हमारे पास इसकी रोशनी से पड़ती होगी। तो मान लो यहाँ पे पोर्शन पे लाइट पड़ी, यहाँ पे पोर्शन, मान लो हमने कहा है यहाँ पे 3 पोर्शन पे लाइट पड़ रही है, ठीक, मान लो हमारे पास क्या, ये ग्लास विंडो थी, हमारे पास लाइट कहाँ पड़ गई, यहाँ लाइट पड़ गई, यहाँ मतलब बाहर से हमारे पास लाइट आ रही है ऐसे, ठीक, ये सारे बहुत सारे इस तरीके गैस वाले ये वाले पार्टिकल है इसके अंदर, ये पार्टिकल है ऐसे, ठीक है, ऐसे पार्टिकल है ऐसे, ठीक। तो लाइट जो हमारे पास आ रही है, ठीक, तो वो इधर पड़ रही है, यहां पड़ रही है और यहां पड़ रही है, 3 पोर्शन पे, ठीक, खिड़की में। तो जहां पे दिन में लाइट पड़ेगी तो ये वाले पार्टिकल क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, यहाँ वाले जहां जहां हमारे पास क्या है, ग्लास पैन पे लाइट पड़ेगी तो क्या होते हैं, इसके पार्टिकल मेल्ट हो जाते हैं, दिन में मेल्ट हो जाएंगे, ठीक। फिर क्या होता है, जैसे रात होगी, रात में धीमे धीमे टेम्परेचर कम होगा, तो ध्यान दीजिए ये हमारे पास ये वाले पार्टिकल दिन में ऐसे मेल्ट हुए थे, रात में क्या होगा, धीमे धीमे टेम्परेचर जब कम होगा, धीमे धीमे होता है, तो ये पार्टिकल क्या आ जाते हैं, दिन में मेल्ट हुए, और रात में क्या होंगे, जब धीमे धीमे टेम्परेचर मेल्ट होगा, वो धीमे धीमे टेम्परेचर जब कम होगा तो ये धीमे धीमे से कूल करेंगे और एक अच्छे पैटर्न में ऐसे अरेंज हो जाएंगे, ऐसे। ध्यान दें बात, इसका मतलब स्लोली कूलिंग हो रही है, देखो है स्लोली कूलिंग। और हमें पता है कि पहले ग्लास पैन होगा तो हमारे पास क्या होगा, जो ग्लास होते हैं वो एमोर्फस सॉलिड होता है, अच्छे से अरेंजमेंट होगा ही नहीं। लेकिन फिर कह रहे हैं क्या, इस पे लाइट पड़ेगी, दिन में वो मेल्ट करवा देगा और धीमे धीमे रात में क्या होगा, कूलिंग होगी धीमे धीमे। अगर हमारे पास हमारे पास क्या स्लोली कूलिंग होगी, स्लोली कूलिंग का मतलब हम एनीलिंग भी कर सकते हैं, क्या एनीलिंग भी कर सकते हैं। तो जो हमारे पास एनीलिंग होगी तो इसमें हमारे पास क्या होगा, जो पहले हमारे पास पूरा एमोर्फस था,
अब लाइट पड़ी, मेल्ट हुआ, मेल्ट होने के बाद फिर जब सॉलिड हुआ तो यहां देखिए बाहर जहां पे लाइट नहीं पड़ रही है वो कैसा पोर्शन है, अमोर्फस है। लेकिन जहां पे लाइट पड़ी और वो मेल्ट हुआ फिर कूल हुआ, ये हमारे पास क्रिस्टलाइन कैरेक्टर डेवलप हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड आ गया। मतलब क्या है, हमारे पास जहां पे लाइट पड़ता दिन में मेल्ट होता, रात में वो धीमे धीमे जब कूल होता है तो उतने पोर्शन पे कौन सा कैरेक्टर आ जाता है, क्रिस्टलाइन कैरेक्टर आ जाता है। और अगर क्रिस्टलाइन कैरेक्टर किसी के अंदर आ गया तो वहां पे वो धुंधला दिखाई पड़ने लगेगा, क्योंकि क्रिस्टलाइन में हमारे पास पार्टिकल पास पास होते हैं। तो ध्यान दीजिए हमारे पास क्या है, हमारा आंसर यही होगा। क्या दिन के टाइम में लाइट पड़ती है तो मेल्ट हो जाता है, रात को धीमे धीमे क्या होता है, कूलिंग होती है। तो जो कूलिंग होगी तो पार्टिकल धीमे धीमे से अच्छे से अरेंज हो जाएंगे और हमारी खिड़की में क्या है, क्रिस्टलाइन कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। और क्रिस्टलाइन कैरेक्टर में पार्टिकल पास पास में होते हैं और पास पास में हो जाएंगे तो वो धुंधले दिखाई पड़ने लगेंगे। तो हम कहेंगे क्या, क्रिस्टलाइन नेचर की वजह से हमारे क्या है, ग्लास कुछ कहेंगे कैसे हो जाते हैं, मिल्की हो जाते हैं ना। पुराने खिड़की दरवाजे होंगे उसके अंदर क्रिस्टलाइन कैरेक्टर आ गया होगा, क्रिस्टलाइन कैरेक्टर आ गया होगा, इसीलिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे कैरेक्टर हो गया होगा कैसा, मिल्की। ठीक, तो ये तो हमारे पास आज के लेक्चर के लिए इतना ही हम लोग करेंगे। अगले लेक्चर में अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो थैंक यू।